CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासतदान अयाज अमीर। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए उनके गांव भगवाल पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। आप अपनी तहजीब, अपनी मिट्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। भट्टी साहब, जिंदगी के बहुत सारे झमेले बस गुजार लिए, तो बस अभी आता हूँ यहाँ पे, काफ़ी कई दिन फिर यहाँ पे क़याम होता है। और गांव से हमेशा वो बचपन से ताल्लुक़, आते जाते हैं, तो इसलिए यही वजह है कि आप में आज भी वही रिवायती वज़ादारी, वही एक वक़ार, एक रख रखाव पाया जाता है आपकी गुफ्तगू में, आपके अंदाज में। नहीं, बस वो तो अब वो एक देहाती माहौल है, पढ़ाई वगैरह कहीं बाहर भी हुई, लेकिन ये रिश्ता तो रहा। लेकिन ये अब हुआ है कि ज़िंदगी के झमेले देख के, जवानी में पाकिस्तान ऐसा वो हमने माहौल बना दिया है कि जवानी में आप गांव में बैठ गए, तो इसका मतलब फिर वहीं आप। अयाज अमीर से गुफ्तगू हुई। आप फौज में भी रहे, सियासत भी करते रहे और सहाफ़त भी कर रहे हैं, बल्कि कुछ अर्सा आपने फॉरेन सर्विस में भी काम किया। तो आपके दिल के करीब कौन सा शोबा ज़्यादा है? तबीयत ऐसी है, मिजाज ऐसा है कि जर्नलिज्म, सहाफ़त, वो हालांकि बहुत पहले जो शुरू की थी मामूली कॉलम राइटिंग, एक वीकली हुआ करता था व्यू पॉइंट, मज़हर अली ख़ान एडिटर हुआ करते थे, लेफ्टिस्ट मैगज़ीन उसे समझा जाता था, तो वहाँ पे कॉलम लिखते थे। बड़ी मेहनत से मैं लिखता था और उस ज़माने में मेरा मुआवजा जो था उस कॉलम का, जो बड़ी मेहनत से लिखता था, वो 75 रुपये हफ्ते का होता था, तो यानी 300 रुपये महाना। लेकिन वो जो 300 रुपये मिलते थे महीने के बाद, वो खर्चने का एक अपना ही मज़ा था। तो मिजाजन तबीयतन बस ये तबन वो है। अब सियासत भी की, पर मेरा ख्याल अब मैं सोचता हूँ कि सियासत मजबूरी के तहत की, क्योंकि वालिद साहब भी थे, MNA वगैरह रहे, इस इलाके में रहे, तो वो जहन में था कि हमें भी वो, अगर वो घोड़सवार थे तो हमें भी घोड़सवारी करनी चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि मिजाज या दिल इतना वहाँ पे उसमें नहीं लगा हुआ था, तो जिस किस्म का वो ढीला ढाला मिजाज है, यही मन को यही भाती है चीज़। मुल्की सियासत में पारा एक बार फिर बढ़ रहा है, क्या कोई तब्दीली के आसार दिखाई देते हैं? नहीं, कुछ तब्दीलियाँ तो हो गई हैं। ये तब्दीली नहीं कि कौन वज़ीर आज़म है और कौन, इसकी नहीं, लेकिन माशरे में और रियासत की पॉलिसीज़ में मजबूरन हालात की वजह से, हालात की मजबूरी से तब्दीली आ रही है। ये कभी हम सोच नहीं सकते थे कि अफ़गानों को हम निकालेंगे, और हम समझते थे, मेरे जैसे लोग, कि अफ़गानों को निकालना नामुमकिन होगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने कर लिया ना, जिससे आप ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, कुछ करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन तरजीहात ही सामने ना हो, समझ ना हो, ये समझ ना हो कि हमने करना क्या है, तो फिर गड़बड़ पैदा हो। क्या आपको बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की रिहाई मुमकिन दिखाई देती है? मुझे नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शन बन चुकी है, बानी कैदी नंबर 804 और आप कह लें रियासती कुव्वतें, मैं थोड़ा मुतात हो के बोल रहा हूँ, वो तज़ाद इतना गहरा और रिजिड हो चुका है कि जैसे TTP के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत नज़र नहीं आती, दरमियाना रास्ता यहाँ नज़र नहीं आता। आपने एक बार कहा था कि अगर अकबर भुट्टी साहब अमलियत पसंद होते तो कुछ अर्सा और ज़िंदा रह सकते थे, तो क्या बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ अमलियत पसंद है? मेरा ख्याल है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ पास हुआ था, उसके बाद मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा सकती थी, क्योंकि इनके पास जो आप कहते हैं एसेट्स, पॉलिटिकल एसेट्स, वो बहुत थे।
नेशनल असेंबली में बहुत प्रेजेंस थी, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, और पंजाब गवर्नमेंट आसानी से नहीं मिली। रिजीम चेंज के बाद भी हटाई गई थी, परवेज़ इलाही साहब फिर बने, उसमें सुप्रीम कोर्ट और अता बंदयाल साहब की बहुत मेहरबानी थी। बड़ी मुश्किल से चीफ मिनिस्ट्री परवेज़ इलाही शाह चौधरी परवेज़ इलाही को मिल चुकी थी। ये असासे थे जो उनकी सियासी जंग में उनके मुआवन और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होते, और जो एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा किया गया और उसमें जो फिर ज़बान और लहजा इस्तेमाल किया गया, ये 9 मई से बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ये तब था जब ज़मान पाक में वो सब कुछ, वो एक किस्म की डिप्लॉयमेंट थी जी। मेरा ख्याल है उससे इज्तनाब किया जा सकता था और उससे फ़ायदे की बात होती थी। कन्फ्रंटेशन तब फ़ायदेमंद होती है जब आपको चांसेस सुरखरू होने के मुयस्सर हों। दीवार पे मुझे तब सर मारना चाहिए अगर मेरे सर मारने से दीवार गिर जाए, फिर तो मैं मारूं। लेकिन ये सब कुछ ना होते हुए फिर मेरा ख्याल जिन मफरूज़ों पे जो वो माहौल बना था, ख़ास करके जो पीटीआई की थिंकिंग बन रही थी, वो मफरूज़े गलत थे कि ये होगा तो हलचल वहाँ मच जाएगी, ये होगा तो एक शोरश का समा पैदा होगा। ऐसे नहीं होता। ये जो उससे गंवा बहुत दिया, उससे सियासी तौर पे मेरे ख्याल है रियासत पाकिस्तानी कौम को नुकसान हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की हालत हो गई है, जो इलेक्शंस जिस तरीके से कराए गए, ये उस कन्फ्रंटेशन जो बन गई थी उसके नतीजे में ये चीज़ें फिर नागुज़ीर हो गई थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मर्ज़ी का बनाना है, उसके बगैर चारा नहीं है, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो फिर ये फॉर्म 47 वाले इलेक्शन ही हो सकते हैं। ये सब चीज़ें फिर उसके बाद की पैदावार। खान साहब की एक्स पर जो पोस्टें हैं, उनके लबो लहजे के बारे में आपकी क्या राय है? आप यकीन मानिए, एक तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, जो प्रेस में आ जाए, मैं वो पुराने तर्ज का आदमी हूँ, तो मैं वो सोशल मीडिया पे कम जाता हूँ और अखबारें में, हालांकि अब अखबारें पढ़ने का ज़माना रहा नहीं है। तो वो जो आप लहजे की बात कर रहे हैं, कई दफ़ा आप बहुत कुछ कह सकते हैं जब आपकी ज़बान इतनी तुर्श या तेज़ ना भी हो, तो आप कहे जा सकते हैं। पर मैं उनके जो एक्स अकाउंट पे जो आते हैं, मैं उस पर अथॉरिटी नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सर, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन अब थोड़ा माजी का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन पैदाइश चकवाल में, जो गांव हमारा ये है, चकवाल में वालिद साहब रिहाइश पजीर होते थे। पर 5 साल की उम्र में मैं मुझे मरी पढ़ने के लिए डाल दिया गया। कश्मीर पॉइंट में एक बहुत अच्छा स्कूल है, सेंट डेनीज, तो पहले 3 साल मैंने वहाँ गुजारे और 3 साल के बाद मैं लॉरेंस कॉलेज चला गया और सीने कैम्ब्रिज वहाँ से की। और फिर कोई हालात ऐसे थे कि मैं घर आ गया और मुझे तालीम मुनक़ता करनी पड़ी। तो घर के माहौल में आप जवान आदमी हो, उस टीन एज में आप हो कुछ करने का, तो फिर जहन में वो सूझ आती है कि यहाँ से भागा जाए। इंग्लिस्तान में जब लोग घरों से भागते थे तो वो समुद्र में बैरी जहाज़ में वो हो जाते थे कि मैं घर से भाग रहा हूँ। तो यहाँ पे भागने का एक तरीका ये था कि सीने कैम्ब्रिज के बाद और तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेफ्टेनी आप ले सकते हैं। तो मैंने लेफ्टेनी के लिए मैं चला गया, पीएमए में दाखिल हो गया, 2 साल वहाँ रहा और लेफ्टेनेंट में बन गया। लेकिन मिजाज वगैरह बिल्कुल मेरा फ़ौज में नहीं था। 3-4 साल मैं वहाँ पे रहा और मेरी जो एनुअल जो सालाना रिपोर्ट्स होती थी, मेरे सीईओ जो कर्नल वगैरह थे वो मुझसे निहायत तंग थे और मेरी ख़राब रिपोर्ट्स होती थी। सिर्फ 71 जंग की जो रिपोर्ट है मेरी उन 4 साल में, सिर्फ वो अच्छी थी। अच्छा। तो मैंने जब ये जिक्र जनरल हमीद गुल से एक दफ़ा किया तो उन्होंने कहा जंग की रिपोर्ट ही मैटर करती है, बाकी मैटर नहीं करती। तो वो ठीक है। तो ऐसे ही। बचपन कैसा था? शरारती थे, पढ़ाकू थे, खामोश तबा थे, लड़ाका थे? नहीं, मैं ज़्यादा वो जो एक कहते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट होता है, वो जो कोने में एक रहता है, और मैं किताबची
बच्चा था, किताब लेके अपने, वो मेरे कई जो जमाती वगैरह अब भी कहते हैं तुम्हारे हाथ में हमेशा किताब होती थी। तो वो जो एक ज़माने में होता है खेल कूद और शो, वो नहीं था हिस्सा। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल, घर तो मैं रहा ही नहीं, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में रहा जी। 5 साल की उम्र में हम 3 माह के लिए छुट्टी आते थे यहाँ पे। मेरी वालदा की वफ़ात हो गई थी मैं 5 साल की उम्र का, और मेरी कोई सिस्टर, खाला, फुप्पी कोई भी नहीं है। अच्छा। तो मतलब फर्स्ट कज़न कोई नहीं है। वालिद साहब थे बड़े सख्त किस्म के आदमी, और एक दफ़ा यहाँ बगवाल में मैं बैठा हुआ था इसी सैन में, तो मेरी सुतेली माँ थी, एक दो और थी, तो मैं यहाँ चूल्हे पे बैठा हुआ था। तो वो कहीं से गुजरे तो कहते हैं गल सुन। मैं बाहर गया, छोटा बच्चा है, जेड़े चूल्हे ते बहन ना वो फिर चूल्हे जो गई रह जाते। सो उस किस्म का उनका, और वो चकवाल में भी अब भी लोग उन्हें एक बड़ा सख्त किस्म का आदमी समझते थे। ऐसे में वालदा ना हो तो फिर वो जो माहौल, फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो, हाँ ये बात थी कि मैं लॉरेंस कॉलेज से आता था तो मेरे लिए पाकिस्तान टाइम्स लग जाती थी। पाकिस्तान टाइम्स उस ज़माने में बहुत वो थी, तो मेरे लिए सब्सक्राइब होना शुरू हो जाती थी। लॉरेंस कॉलेज में मैं गया तो उस ज़माने में नामी में था जब टाइम मैगज़ीन, रीडर्स डाइजेस्ट और लाइफ मैगज़ीन एक हुआ करती थी, वो मेरे लिए लग जाती थी। और मैं पूरे लॉरेंस कॉलेज में वाहिद लड़का था जिसके लिए टाइम और वो आता था। तो वो इस किस्म की उनकी पर्सनालिटी थी। तो फिर वो हमारा बचपन का माहौल वो रहा। एक छोटा सा मासूम बच्चा घर से सैकड़ों मील दूर जी। और पीछे से वालदा की वफ़ात हो जाए, वो जो अयाम थे वो कितने तकलीफ दे थे, क्या गुजरा उन दिनों में? उस वक्त इतना कॉन्शियस एहसास नहीं होता। जिसकी वालदा ना हो वो हर रोज़ ये नहीं सोचता कि मेरी वालदा नहीं है, पर उसकी कमी आपकी पर्सनालिटी पे असर छोड़ जाती है, वो एक चीज़ पैदा हो जाती है। जब वालदा की वफ़ात हुई तो क्या आप उनके पास थे? नहीं, मैं हॉस्टल में थे? जी, हॉस्टल। आपको कैसे इत्तला की गई? मुझे बताया भी नहीं गया था, बताया भी नहीं गया। वो मेरे वालिद साहब ऐसे थे, बस किसी ज़रिए से बता दिया। एक और मैं आपको बता दूं, मैं पीएमए में था जब मेरी दादी अम्मा, जो मेरे वालिद की वालदा थी, उनकी डेथ हो गई। तो महीने बाद आराम से लिख दिया कि तुम्हारी दादी की वो हो गई है, कि भाई पीएमए में हो तो वहीं रहो, कोई आने की ज़रूरत नहीं है। पूरे हॉस्टल के 11 सालों में क्लास 1 से ले सीने कैम्ब्रिज 11वीं तक होते हैं, सिर्फ एक दफ़ा एक दिन की मेरे वालिद साहब ने छुट्टी मांगी थी मेरे लिए, और वो थी 64 में मादरे मिल्लत चकवाल आ रही थी और मेरे वालिद साहब होस्ट कर रहे थे, और अंग्रेज़ हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे ML चार्ल्सवर्थ। तो वालिद साहब ने टेलीग्राम भेजा, और हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स को 1 हफ़्ता या 10 दिन बाद थे। तो वालिद साहब ने टेलीग्राम भेजा प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट नहीं की, मादरे मिल्लत इज़ कमिंग टू चकवाल, आई वुड लाइक माई सन टू अटेंड द मीटिंग। और उस अंग्रेज़ को भी देखें, हफ्ता 10 दिन फाइनल एग्ज़ाम्स को रह गए हैं, मुझे बुलाते हैं, कहता है ये तुम्हारे फादर ने टेलीग्राम दी है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो गया एग्ज़ाम के लिए, तो जाओ। एक दिन आया वो मीटिंग अटेंड चकवाल में, कि हमारे घर के सामने ही थी, हबीब जालिब थे, मादरे मिल्लत आई, वो मुझे अब तक याद है। मीटिंग हो गई तो दूसरे दिन ट्रेन सुबह 2 बजे जाती थी चकवाल से, कहते हैं जाओ आप वहाँ से जाओ। तो वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे थी। मादरे मिल्लत से जब आपकी मुलाकात हुई, क्या एज थी, क्या यादें हैं उस दिन की? मुलाकात नहीं हुई, वो तो बस वो आई थी, वो डाक बंगलों में रही थी, खाना हमारे घर से गया था, फिर वो आई वहाँ पे जलसे, वालिद साहब वो सारा वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। पर ये मैंने देखा था, उस गली से आए, हमने वो कपड़ा सा डाला, वो ऊपर आए, कि मुझे ये 2 चीज़ें याद हैं। एक तो जालिब साहब याद है, उनकी शायरी, वो तब उनकी जवानी थी, वो जो ऐसे दस्तूर को, वो असल, वो जो ऐसे दस्तूर वगैरह तो बहुत आप गाते हैं, लेकिन असल वाला वो था, उस कैंपेन में उन्होंने किया था। मैंने ये देखा और मुझे आज तक नहीं भूलेगा कि अच्छे भले बड़ी उम्र के लोग, उन्होंने जब मादरे मिल्लत को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गया।
ये मुझे याद है। और अच्छे भले खड़पैंच किस्म के लोग उनके वो गिरते हुए। जब पीएमए काकूल में थे आप, तो वहाँ पे तो जो न्यू कमर होते हैं उनकी तो बड़ी उनकी क्लास होती है। आपके साथ क्या हुआ? जी बिल्कुल होते, वो तो एक नॉर्मल वो एक नॉर्मल क्या हुआ आपके साथ? नहीं, बहुत कुछ होता था। पीएमए की ट्रेनिंग बहुत सख्त हुआ करती थी, लेकिन एक चीज़ है कि पीएमए जाने से पहले मुझे, क्योंकि चकवाल में बहुत सारे लोग थे जो फौज में थे, उन्होंने कहा कि सुबह निकरें पहन के एबटाबाद की सर्दी में, और सिर्फ एक हल्की सी स्वेटर होती है, यहाँ से खाली होती है, और निकर होती है, और हल्के से वो बूट होते हैं, तो भागना उस पर वो पड़ता है, और सर्दी में और बर्फ़ होती है ये। तो मैंने समझा कि बकवास कर रहे हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि सर्दियाँ हों और निकर पहन के आप कर रहे हों। तो जिस दिन पहली दफ़ा निकर पहन के किया था, मैंने कहा ये हो रहा है, ये अफसाने की बात नहीं है। बट वो आदमी, इंसान को आप जिस माहौल में डालें, पीएमए में जो जाते हैं सारे, वो सारे के सारे एथलीट्स नहीं होते, सारे कई बड़े बिल्कुल ही अनफिट होते हैं सब कुछ, लेकिन वो भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। और पीएमए के वैसे पहले 3-4 माह ही होते हैं सख्त। वो एक आदमी एक किस्म का बिल्कुल जैसे आपका नॉर्मल सिविलियन सेल्फ होता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। और पहले महीनों में हमारे, जो मुझे याद है, नींद सिर्फ मिलती थी 4 घंटे। लेकिन बट साहब एक बात बताऊं, वो जो 4 घंटे वाली नींद है वो कभी ज़िंदगी में फिर नसीब नहीं हो। पता नहीं, पता चलता था, कई दफ़ा एहसास तो होता कि मैं जिंदा था या मर गया, क्योंकि वो ख्वाब नहीं आती थी उसमें। पीएमए की पहले 3-4 माह की नींद में ख्वाब नहीं आती। पीएमए की ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या जो आप कभी भूल ना पाए हो? मैं पीएमए में रहा था 67 से 69। 1968 में जो हमारी समर ब्रेक होती थी, 1 हफ्ते की थी होती, उसमें आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस, या जिसे आज आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो पीएमए में हुई। पीएमए खाली था क्योंकि हम छुट्टी पे चले गए थे, हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई तो हम पीएमए में आ गए। तो डिनर हुआ एक, जिसमें तमाम आर्मी कमांड वो जो है वहाँ शामिल हुई, और जनरल याहिया खान आए। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो फिज़िकली बड़े, वो और बहुत से थे, बड़े इम्प्रेसिव, लाल सुर्ख चेहरा उनका, और बोलने का अंदाज़। और उस ज़माने में एक अंग्रेज़ी माहौल फ़ौज में ज़्यादा था। ये जो बाद में दाढ़ी कल्चर जो आजकल आप नज़र आता, तब कोई दाढ़ी वाला आपको ऑफिसर्स में से नज़र नहीं आता, तो वो माहौल ही और था। मतलब अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूं तो ज़्यादा सेकुलर माहौल था आर्मी कमांड का, जो आजकल इतना नहीं है। तो जनरल साहब जब आए, एक तो उनका रंग वैसे था, एक वो अपनी, मेरे ख्याल वो मेस से आए थे डिनर से पहले, तो लाल सुर्ख उनका चेहरा था। वो ऐसे लगता था जैसे मुंह के बीच में टॉर्च लगाई हो। और किसी कैडेट ने कहा, जब कैडेट्स सराउंड कर गए, कि जी यहाँ पे पीटी बहुत होती है, पीटी इतनी करनी पड़ती। उनकी आवाज़ ऐसे वो भारी गरजदार थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि मैं अगर हूँ तो पीटी सुबह भी हो, और अंग्रेज़ी में सारा कुछ, पीटी इन द आफ्टरनून, पीटी इन द इवनिंग, पीटी एट नाइट। तो मुझे वो याद है, मेरे लिए सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट मेरे 2 साल पीएमए के कोर्स में वो था। बातें तो होती रहेंगी, आप सवाल भी ऐसे पूछ रहे हैं कि पूरे आदमी स्वाने हयात यहाँ पे लिख ले। वो दूसरा हमारा वहाँ पे है थोड़ी सी हवेली, वो भी जरा देख लेते हैं, वहाँ भी जरा चलते हैं। और सर ज़रूर ना, ज़रूर तो सर ज़रूर। अयाज अमीर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। सहाफ़ती कैरियर में इज़्ज़त, दौलत या शोहरत सबसे ज़्यादा क्या कमाया? सर कोई अपने मुंह से कोई कहे जी मैंने इज़्ज़त कमाई या ये कमाया, वो तो कोई जचती नहीं है बात। बस थोड़ी सी पहचान हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ी पहचान हो तो उससे एक
कॉन्फिडेंस जो है वो एक मिलती है। वैनिटी हर इंसान का हिस्सा होता है और इंसान की एक वो जो है बुनियादी एक ज़रूरत होती है। एक होता है विल टू पावर, लेकिन ये जो है कि मैं जब जाऊं तो मुझे लोग पहचाने, ये एक बेसिक ह्यूमन अर्ज है। और मेरा ख्याल है मुझ में वैनिटी काफ़ी थी, तो शायद वैनिटी की थोड़ी सी आसूदगी हो गई हो, ये मैं कह सकता हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस दौर में देखी? मौजूदा, ऐसे कभी पहले नहीं। जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में मसला बड़ा ब्लैक एंड वाइट था, साफ था। इस लिहाज से मीडिया था नहीं, टीवी चैनल्स थे नहीं, सिर्फ अखबारात थे, और तब राइटिंग की गुंजाइश बहुत ही कम थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। कोई ऐसा एंकर जिसका प्रोग्राम आप बहुत शौक से देखते हो? मैं अपना भी नहीं देखता था, मैंने अपना प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं क्योंकि अपने प्रोग्राम में मुझे जब कोई थोड़ी सी वो कमी महसूस होती तो मैं एकदम बंद कर देता। सहाफ़ियों को डराने वाली बड़ी बड़ी ख़तरनाक धमकियां भी मिलती हैं, आपको ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक धमकी कौन सी मिली? तो मुझे कभी धमकी नहीं दी गई। सिर्फ जो मेरे साथ हादसा हुआ था, मुझ पे एक असॉल्ट हुआ था, उससे पहले एक साहब मुझे मिलने आए थे एक होटल में जहाँ मेरा क़याम होता था, वो मिलने आए थे। उन्होंने कहा जी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने कहा वो शायद वैसे आए हैं, तो मैंने उनके लिए वो मेज़ पे तवाज़ो का सामान, केक, पेस्ट्री रखी, कॉफ़ी शॉफ़ी वो दी। जी तब से पढ़ते आए हैं, तब से पढ़ते आए हैं। और एकदम वो जब पेस्ट्री पैटीज़ जब थोड़ी एक दो वो करके, तो एकदम लहजा उनका बदला। एक बात आपसे करनी है, ज़रा हाथ हौला रखा करें। मेरे साथ ज़िंदगी में कभी किसी ने ऐसा कहा नहीं, और मैं क्योंकि उस रिमार्क के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, मैं कोई सही जवाब ना दे सका, क्योंकि एक मेज़बानी कर चुका था, एक वो खुशगवार माहौल में मीटिंग थी, तो एकदम लहजे में तलखी लाना मेरे लिए मुश्किल था, पर मैं हक्का बक्का रह गया। फिर आखिर में खुशगवार मीटिंग हो गई। 2-3 रोज़ बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मैरियट इस्लामाबाद में, और वहाँ पे ये कैदी नंबर 804 के उनकी एजाज़ में हुई थी, और मुझे बोलने के लिए कहा गया। और मेरा ख्याल मेरी ज़्यादा तलखी 804 के बारे में थी, और मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि हम तो समझ रहे थे कि आप ऐसे फ़ैसले करेंगे और ऐसे करेंगे, ये आपको एक्सटेंशनों का शौक़ कहाँ से पैदा हो गया। मेरे अल्फाज ये थे। और मैंने कहा ये जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन आपने वो दी थी, किस लिए आपने वो दी थी, उससे क्या वो करना चाहते थे? फिर मैंने इशारतन कहा ये जो एक ही शख्स पे डिपेंड करना, वो हमारे हमसाए हैं, गांव उनका पास ही है, जनरल फैज़ हमीद मेरा, उनकी तरफ इशारा था कि बलूचिस्तान में मसला है तो वही, कोई और मसला है तो वही, अफ़गान तालिबान है तो वो। ये मैंने कहा ये कहाँ से आपने कहा? वो वैसे टू हिज क्रेडिट हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और ये जब मैंने कहा वो है सब कुछ है। लेकिन जो ही मीटिंग ख़त्म हुई, मैं अभी तक फॉये में लॉबी में था मैरियट के, कि उन्हीं साहब का फ़ोन आ गया। फिर हमारी बात नहीं मानी ना, नहीं आई एम सॉरी, वो फ़ोन नहीं था, मैसेज था कि हमारी बात फिर नहीं मानी। तो मैंने कहा क्या आप बात कर रहे हैं यार, मैं यहाँ से बाद में बात करेंगे। देन ही मस्ट हैव रियलाइज कि मुझे ये मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, तो दूसरा मैसेज आया, नहीं मैंने वो पूरी 2 मिनट बाद आ गया कि नहीं मैंने वो पूरी स्पीच देखी, बड़ी वो ठीक थी, ये थी। तो मेरे साथ ज़िंदगी में यही हुआ है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कभी ऐसे नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा वो करण थापर से इंटरव्यू कर रहे थे, करण थापर उनका इंटरव्यू कर रहा था फॉर अपने वो चैनल के लिए, तो करण थापर ने 1-2 दफ़ा मेरे कॉलम्स का कोट किया उनको। तो गुस्से में आकर जनरल मुशर्रफ ने कहा वो तो अनबैलेंस्ड आदमी है, इंग्लिश में कहा। तो उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं अनबैलेंस, कहते येस ही इज़ अनबैलेंस्ड, और 1-2 जुमले यही कहा, कुछ और नहीं कहा। एक आध दफ़ा मुलाकात ऐसे हुई। एक दफ़ा असद दुरानी जो ISI के चीफ, उनकी बेटी की शादी हुई, जनरल मुशर्रफ आए, तो जनरल असद दुरानी ने इंट्रोड्यूस, ये जी मिले, आप मिले, तो
तो उन्होंने टर्न करके मुझे देखा, मेरी शक्ल उनको पसंद ना आई, आंखों में वो नापसंदीदगी थी जो हर एक आदमी का हक है, चले गए वो। मतलब वो ज़्यादा एक बेहतर टाइम था। आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर मुस्लिम लीग नून में भी रहे, तो इन दोनों जमातों को छोड़ने की वजह क्या बनी? पीपल्स पार्टी से एक लगाव था क्योंकि वालिद साहब पीपल्स पार्टी से थे और 1968 में उन्होंने ज्वाइन की थी और पीपल्स पार्टी के वो MNA भी रहे थे। उनकी कब्र यहाँ पे है और उनका गलाफ जो था पीपल्स पार्टी का झंडा था। वो आम कफन जो सफ़ेद होता है वो नहीं था, बल्कि और मेरे कहने पे नहीं, लोगों ने बेख्तियार पीपल्स पार्टी के झंडे में, तो वो एक लगा होता पीपल्स पार्टी का। तो ये रहा, जैसे मैंने कहा कि इंसान गलतियां करता है और मैं PMA काकूल का मैंने आपसे कहा, तो मैंने एक दफ़ा पीपल्स पार्टी में 1988 में टिकट का, सूबाई टिकट का की दरख्वास्त दी थी। अच्छे भले जर्नलिज्म में हम थे, पर वो जब वो कोई जहन में चीज़ आ जाए, और बड़ा वो हुआ और मुझे टिकट नहीं मिला था, तो फिर मैं उसको छोड़ गया। नून लीग में क्यों आए? क्योंकि वो दूसरा एवेन्यू था, वहाँ गए, वहाँ भी कोई बाद में टिकट का मसला। तो कहने अर्ज़ करने का मतलब ये कि कोई ज़्यादा असूल पसंदी के तकाज़े नहीं थे कि एक जमात छोड़ी तो असूल के दरवाज़े खुल गए, तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। मसलहत यहाँ भी थी, मसलहत वहाँ भी थी, जिसका अंग्रेज़ी लफ्ज़ अपॉर्चुनिज़म है, तो ऐसे करके यहाँ नहीं थी। हाँ, एक बात मैं अब जहाँ मैं अपने आप को इतना कोस रहा हूँ, एक बात कहूँगा। MPA बन के नून लीग का फिर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि मुझे कोई माहौल, मैंने कहा मैं क्या यहाँ जख मार रहा हूँ। पर जब मुशर्रफ आए और 2002 में इलेक्शन हुई, तो जो पुराने थम थे, सतून थे नून लीग के, वो चकवाल से छोड़ गए थे। तो 2002 में फिर मैंने नून लीग के टिकट पे किया था और नून लीग वालों ने शुक्र किया था कि मैं, और मुझे याद है सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने 3 दफ़ा पूछा, चौधरी साहब आप टिकट लेंगे ना, मैं फिर कर दूँ ना? मैंने कहा जी मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये PTI वाला जो मैंने इलेक्शन लड़ी थी, वो भी इसलिए क्योंकि PTI वाले सारे भाग गए, तो और कोई राह नहीं था। तो हमने अपनी दुकान वहाँ पे 4 दिन खोल ली और ये करते रहे। तो आप बहुत ही रियलिस्टिक और खरे आदमी हैं। जैसे आपने अपना भी जब मुख्तलिफ पार्टी के सफ़र का बयान किया, तो उसमें आपने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, आपने खुल के बात की। तो खान साहब का जो दौरे हुकूमत था, उनका जो तर्ज़ सियासत था, तर्ज़ हुकूमत था, वो आपकी नज़र में कैसा था? देखिए, मेरी नज़र में 2 लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी तारीख़ में हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चीज़ें तब्दील कर सकते थे। चीज़ें तब्दील करने का मतलब है जो बुनियादी खदो खाल हमारी सियासत और हमारे माशरे के तर्ज़ अमल के हैं, वो तब्दील कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए। इमरान खान कर सकते थे, चाहे उनको कोई लाया था, चाहे 2018 के इलेक्शन में उनकी मदद और मुआवनत और सायों ने उनकी मदद की थी, जो भी है, फिर भी वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। उनके सामने एक जो ज़हनी नक्शा होना चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। 3.5 साल इक़्तिदार में थे, 3.5 साल बहुत अरसा होता है, थोड़ा अरसा नहीं होता। अब ये आप आके भैंसों के ऑक्शन करने लग पड़े, गाड़ियों को कहें जी हमने ऑक्शन करना है, तो आपको गाड़ियाँ नहीं चाहिए होंगी, सरकार को नहीं चाहिए होती। लेनिन को गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, स्टालिन को नहीं थी, चेयरमैन माओ को नहीं थी, सबको गाड़ियों की ज़रूरत होती है। या आप कहें जी पंजाब गवर्नर हाउस की दीवार हम तोड़ने, वो तोड़ना शुरू भी हो गई थी, वो तो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से रुक गई। तो ये तरजीहात अगर आपकी होना तो ये चाहिए था कि आप देखें जो बड़े फैसले थे आपको करना चाहिए थे, आप कर सकते थे। तो खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में ये जो बेहतरी ला सकते थे नहीं लेकर आए, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या उनकी तरजीहात नहीं थी या कोई अहलियत के मसाइल थे? देखिए, अहलियत का अगर मैं इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर जो एक सियासी सर्कल होना चाहिए, जो एक दायरा मुशावरत सियासी होनी चाहिए, वो नहीं थी।
खान साहब का 22 साल इन्होंने दश्त में गुजारे। 22 साल में तो आपको बिल्कुल तैयार होके आना चाहिए था। तो 22 साल आप कर रहे हैं, ये किन से आप मुशावरत कर रहे हैं? पता नहीं आप किन से मिलते रहे थे। यहाँ कोई सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए थी कि मसला क्या है, क्यों नहीं, यहाँ पे क्या है, कदम क्या है। बाजवा आपको लाए थे, अगर मुआवनत हुए थे तो जब उनकी इफादियत पूरी होगी थी तो फिर सियासत में अगर ये ना आप समझ सकें कि फ़लाँ की चीज़ इफादियत किस चीज़ की कहाँ तक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। खान साहब कहते थे कि मैं टीम बनाने का माहिर हूँ, तो जो उन्होंने टीमें बनाई वो कैसी थी? मैं यही उनसे मैंने मुंह पे कहा था, मैंने कहा हमने तो समझा था कि आप आए थे कप्तान तो आपने माजिद खान को निकाल दिया, रिश्तेदार था आपका, आपने ये किया और आपके फैसले अच्छे थे मियाँ दाद को लेकर। वो यहाँ के मियाँ दाद कहाँ गए? यहाँ के मियाँ दाद वो बुज़दार साहब थे। अब देखें कितना पंजाब का कितना डिजास्टर्स डिसीजन था। खान साहब ने जेल जाने के बाद जो पार्टी की सारी क़यादत वकला के हवाले कर दी, तो क्या वकला पार्टी को उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए हैं? क्या वो खान साहब की रिहाई के लिए कोई अच्छी तहरीक चला पाए हैं? तो देखिए, एक तो है कि प्रॉब्लम एक ये है कि जो उनके साथ मुलाकात वाला सिलसिला होना चाहिए, जितना खुला होना चाहिए वो नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम है। तो वो जा नहीं सकते, वकला जाते, वकला पार्टीज़ को नहीं चला सकते। ये बैरिस्टर गौहर वगैरह बड़े प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, ये वही उस किस्म के सियासतदान ये नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। और जहाँ तक वो पीटीआई है, वो ऑर्गेनाइज पार्टी उस लिहाज से, मतलब वो खान साहब हैं और पार्टी है, उनका कैरिज़मा है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनका कैरिज़मा है, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चीज़ चल रही है। हिकमत अमली रिहाई की कैसे हिकमत अमली होती है? हमें पता है कि रियल पावर इस वक्त कहाँ है, तो आपने क्या टक्कर लेनी है? मई 9 को एक लिहाज से टक्कर थी, क्या उसका नतीजा क्या निकला? उसका तबाही, डिजास्टर। अगर इस बात का तकाबला किया जाए कि पीटीआई के दौर में पाकिस्तान सफारती सतह पर कहाँ था और आज कहाँ पे है, तो आप इसको कैसे जानते हैं? ये तो बिल्कुल सर्कमस्टांसेस और हैं, और इसमें सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से, चाहे हमें शहबाज शरीफ साहब के वहाँ कलमात मुज़ायका खेज़ लगें, लेकिन वो काम तो दिखा गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, पीछे मुड़ के उन्हें क्या ज़रूरत है कहने की, वुड यू लाइक टू से समथिंग? तो ये जो बात है कुर्बत, कम अज़ कम जो एक शनासाई, एक कुर्बत, ये अच्छी चीज़ है, हमारे लिए भी अच्छा है। ये बात उस वक्त ये हालात बिल्कुल नहीं थे, ऐसे नहीं। लेकिन एक बात ना भूलिए, जब ट्रंप सदर थे, क्योंकि उसके बाद ये हुआ था कि वो जो बाइडन आ गए थे, तो सब कुछ तब्दील हो गया था। जो बाइडन ने तो ना किसी को फ़ोन किया था, ना और अब पता चलता उनकी हालत ही, जो जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। पर जब इमरान खान गए थे वहाँ पे, तो सदर ट्रंप के साथ खड़े थे, और मेलानिया ट्रंप वो जो देख रही है उस तरीके से, और सदर ट्रंप ने कहा कि बड़ा फेमस एथलीट है, वो भी बात थी। पर वो हालात और थे। ये है, ये बजा तौर पे क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने डिप्लोमेटिकली ये जो है सऊदी अरब से वो है हमारा बेहतर हुआ है, और इसका क्रेडिट इनको मिल जाता है। सर, बेटी का इंट्रोडक्शन करवाए ना। ये मेरी बेटी है राबिया, ये बस आई है कुछ दिन के लिए विज़िट करने के लिए, माशाल्लाह, और इस्लामाबाद में पढ़ती रही है, कोई लंदन भी पढ़ती रही है। बस इसे ये भगवान बड़ा पसंद है, तो आती रहती है यहाँ। वाह, हाँ। क्या कर रही हैं राबिया? आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बट करंटली आई एम अ हाउसवाइफ। कैसा लगता है यहाँ गांव में आके रहना? बहुत पुरसकून। वालिद साहब के साथ कैसी दोस्ती है? सख्त मिजाज है, फ्रेंडली है? जी। अगर कोई ज़िंदगी में कोई मुश्किल हो, कोई मशवरा करना हो, तो किससे करती हैं? अब्बू से। प्यार से समझाते हैं, डांट के? जो उस वक्त अप्रोप्रिएट हो, बट ज़्यादा प्यार से। ज़्यादा प्यार से। जिस तरह अयाज ज़मीर साहब का एक रोब दबदबा होता है, स्क्रीन पर भी, किसी महफिल में भी,
तो घर में भी क्या उसी तरह सख्त होते हैं? I think he's a very precise person. He likes things done precisely, but I don't think he's unnecessarily hard. No, not when he's parenting. ये आप इतना डर के क्यों बोल रही हैं? आपको लगता है डर के नहीं, साथ बैठे हुए हैं इसलिए कोई ऐसी बात ना हो जाए? नहीं sir, it's just that I'm a bit camera shy. कैमरा शायद तो नहीं हो। Yes, जी। तो एक लॉयर तो बड़ा आउटस्पोकन होता है, वो तो बहुत ठीक ठाक खुल के बोलता है, जैसे साफ़ी बोलते हैं ऐसे लॉयर भी बोलते हैं। वहाँ पे भी आप इतना मुख्तसर से दलाइल देती होंगी तो आप तो केस हार जाती होंगी। मैंने जी अथर मिला साहब के पास काम किया था, इंटर्नशिप की थी, एंड ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन बट ही वाज अ वेरी फर्म जज. Yes, and now I'm very happy that he's a high Supreme Court judge. Yes, him and I think बाबर सत्तार साहब के पास भी काम किया है. वो भी बहुत डायनामिक लॉयर है, and I think he's currently a high court judge. जी. पुरतकल्लुफ़ रिवायती खाने से हमारी तवाज़ो की। आज से 3 साल कबल एक बहुत ही अफसोसनाक सानहा पेश आया जिसमें आपके बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। क्या वजूहात थी उसके पीछे? बस ये ट्रेजेडी एक होती है, इससे कोई इनकार तो नहीं किया जा सकता कि ये ट्रेजेडी है। अब वो केस चल रहा है, हाई कोर्ट में अपील है, पर ऐसा वाक़या हो तो बहुत ही इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे कई वो बन जाते हैं। मैं उस पर कहना नहीं चाहता क्योंकि उसका लीगल इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। वो भी केस चल रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा सदमा जब वो गया है। अब हर हफ्ते हम उसे मिलने जाते हैं और अडयाला का रास्ता जो है वो बिल्कुल वो ऐसे जान गया हूँ कि किस तरीके से है। तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, पर ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी खासे करीब रहे एक दौर में, उस जमात में था, जो हाँ, कुर्बत होती है, मुलाकातें भी हुई। जी बिल्कुल हुई। तो बतौर इंसान, बतौर सियासतदान आपने उन्हें कैसा पाया? सियासतदान मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आज वो हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है। एज एन जो एक आप जब मिलते हैं उनसे, उनमें इंसानी क्वालिटीज़ बहुत हैं। और मैं एक आपको बता दूं कि एक उनका वो रायबंड में छोटा सा वो जो उनका जो घर है, उस गार्डन में एक अरब नुमा तंबू है। तो एक दफ़ा वहाँ मैं उस मकसद के लिए नहीं गया था, लेकिन वो मिले दरवाजे, कहते नहीं खाने पे आ जाए, हालांकि मुझे इनवाइट नहीं था। मेरा बेटा यही शाहनवाज जिसकी आप बात करें वो भी था वहाँ पे। गुफ्तगू जब चली, कोई पार्टी मीटिंग्स पे हो रही, तो मैंने इशारतन शाहनवाज से कहा, मैंने कहा तुम ज़रा बाहर चले जाओ। वो एकदम मेरे इशारे से बाहर उस तंबू से निकल गया। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कुछ नहीं कहा, हमज़ा से कहा कि जाओ उसे बुला लो। तो ये पर्सनल बोल रही। एक मैंने ये देखा था कि मियाँ नवाज शरीफ कभी कहीं बैठे हों और कोई ऐसे आ गया है बिन बुलाए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि चला जाओ यहाँ से। मैं ऐसे करता हूँ, शहबाज शरीफ ऐसे करते हैं, वो ऐसे, ये उनमें। इसीलिए पॉपुलर लीडर जो है वहाँ पे नून लीग में, वो तो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ही हैं। बतौर सियासी तजिया निगार आपकी क्या पेशीन गोई है? क्या आपको दिखाई देता है कि क्या नवाज शरीफ साहब की सियासत अब ख़त्म हो गई है? क्या अब वो रिटायर हो गए हैं? क्या दोबारा सियासी मंजरनामे पर कभी नहीं उभर सकेंगे? नहीं, देखिए, जब कोई औरंगज़ेब आ जाए तो शाहजहां की फिर छुट्टी हो जाती है। अब शाहजहां, अब मैं भाइयों की बात तो नहीं, मैं तो शाहजहां की मिसाल आपको दे रहा हूँ। फिर वो कहें जी कि फिर इनको चांस कोई मिलेगा, फिर नहीं चांस मिलता। वो अब आ गए हैं, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है, उसी पे वो गुजारा करें। मेरा ख्याल है कि अब ये इनिंग्स जब तक भी हैं, ये शहबाज शरीफ की है। बदकिस्मती से आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करते दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब के सियासी विजन को आप किस नज़र से देखते हैं? बेनज़ीर भुट्टो इनको सियासत से दूर रखना चाहती थी जब वो आई थी, लेकिन एक बात है, इन्होंने चेयरमैनशिप तो ले ली पर उसको संभाला भी। हर एक कुछ संभाल नहीं सकता। और इनका बेटा फॉरेन मिनिस्टर तो बन गया ना, MNA बन गया, बेटी वो होगी। जिस तरीके से इन्होंने वो ग्रूम किया, हर चीज़ को जो इनका एहसासा था, चाहे से आप मिस्टर 10% कहें, ये कहें, वो कहें, वो अपनी जगह है, लेकिन ये सारा कुछ मैनेज कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। खाने में क्या पसंद करते हैं? वेरी सिंपल जी, बहुत। सुबह एक देसी घी का पराठा होता है, एक अंडा होता है, सुबह कॉफ़ी होती है, दैट इज़, और कुछ नहीं। 5 बजे को 1 कप कॉफ़ी, रात को दाल या गोश्त, ये वो है। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? ये तो एक ज़िंदगी नहीं, कायनात की एक, मेरा ख्याल, एलिमेंट है एक। आपके सर अक्सर कॉलमों में शाम के मशागिल का बहुत जिक्र होता है, तो ये शाम के मशागिल क्या हैं? देखिए, एक आपकी उम्रें कम हैं, हम पुराने पाकिस्तान का भी अभी थोड़ी थोड़ी याद है। माहौल यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता था और बहुत प्यारा माहौल हुआ करता था। आजकल पाकिस्तानी दुबई जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं। भट्टी साहब, एक ज़माना था जब शेख अल नहान ऑफ UAE अपनी सैर व तफरी के लिए लाहौर आया करते थे। वो ज़माना था जब एक दफ़ा उन्होंने पिंडी आना था सदर अयूब के ज़माने में, तो आगा हसन आबदी ने बड़ी मिन्नत तरला करके कहा कि कुछ इस्तकबाल हो जाए, तो कमिश्नर रावलपिंडी ने मेहरबानी की कि वो एयरपोर्ट पर गए उनको रिसीव करने। वो छुट्टी मनाने आते थे, लाहौर का जो तब सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल था, PC भी नहीं था, एक फ्लोर वहाँ पे बुक कर लेते। इस मुल्क का हमने कर क्या दिया है? दुनिया, इस्लामिक दुनिया चेंज हो रही है। कुछ हमारे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें, शर्म शेख का समिट गज़ा की, वो जिसमें सारे वो मुसलमान ममालिक शामिल हैं, ये तब्दीलियाँ हो रही हैं। हम इनसे बिल्कुल नाआशना है, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो शामों का जिक्र है कि उसका ये है कि थोड़ा सा इस माशरे को थोड़ा नॉर्मल करें, बेराह रवी की तरफ ना लेके जाए, नॉर्मल माशरा करें, गैर मामूली ऐसे ना करें। ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत कितनी बार हुई? सही आप बात पूछें तो मौके जो गंवाए और उसमें सच्ची मोहब्बत भी थी, उनकी जब याद आती है तो रोना आता है, और सही रोना आता है। तब एहसास नहीं था और इतना पछतावा होता है, यार ये क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता, ये क्या होता, ये क्या। 2, 3, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, वो हज़रत जोश की तरह तो नहीं कि 18 दफ़ा, या मैडम नूरजहान की तरह तो नहीं कि ना करते भी, उन्होंने गिनना शुरू किए ना जी, तो कहते ना करते भी, वो अल्लाह मर जाऊँ, ना कर दी, 18 तो हो गए। तो इतने खुशकिस्मत तो हम नहीं रहे, और दर्जन तक ही महदूद रहे। नहीं वो 2, 3। म्यूज़िक किस किस्म का पसंद करते हैं? वेस्टर्न क्लासिकल बहुत उससे है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, लेकिन वो चंद, इतनी गहराई में इतनी नॉलेज नहीं है। बड़े गुलाम अली खान बहुत पसंद है, उस्ताद अमीर खान थोड़े थोड़े, ज़्यादा सुना नहीं है। पुराने गाने बहुत जो हैं 40s के, अर्ली 50s का मतलब 51, 52, 53, वो रेडियो सिलोन सुनने की आदत है। मैं वो जो लाउंजर पड़ा है, दोपहर को मैं कभी लेट जाता हूँ, रेडियो सिलोन लगा लेता और फिर सो जाता। वाह वाह। वो आज तक भी रूटीन है। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? वही जो चीज़ मैं रोज़मर्रा करता हूँ, पढ़ाई, म्यूज़िक, और शाम होने को जब ऐसे होता है, जो सबसे ख़तरनाक वक्त शाम का होता है, वो ये होता है जो हम सहाफ़ी ना होते तो क्या होते? दरमियाने दर्जे का सियासतदान। हाँ, वो मैं हो सकता था। सियासत तो उमरा का शौक है, तो क्या आप इतने अमीर हैं कि सियासत अफोर्ड कर सकते? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे, क्योंकि वालिद साहब का पुराना हल्का था, लोग जानते थे। जो मैंने 1997 का प्रोविंशियल इलेक्शन मैंने लड़ा था, तो मुझे कहा था किसी ने कि जी कल आखिरी डेट है और
तुम्हें टिकट मिल जाएगा, दरख्वास्त भी नहीं की थी। तो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड था, उस पे जो पैसे एडवांस मिलते और उस वक्त बड़े थोड़े मिलते थे, वो मैंने सिटी बैंक तब यहाँ चलता था, वो जेब में लेके आया था, मेरे पास पैसा ही नहीं था। 2002 का इलेक्शन भी फाइनेंशियली बड़ी मुश्किल थी। भट्टी साहब 2008 के इलेक्शन में मुझे अपने पल्ले से 1 रुपया नहीं खर्च करना। अच्छा। नॉट 1 रुपी। पेट्रोल कहीं से आ रहा है, गाड़ियां कहीं से आ रही हैं, पोस्टर्स मुझे नहीं पता कौन लगा रहा है। ये जो पीटीआई वाला इलेक्शन है, इसमें भी 1-2 दोस्तों ने मुआवनत की। चाय पानी का मेरा खर्चा ज़रूर हुआ होगा, वो लंगर पानी का। पैसा मेहनत से मिलता है या किस्मत से? आप एंकरों को देखें तो फिर किस्मत ही आप कहेंगे, मेहनत को तो मेरे किस्मत का बहुत हाथ है। कोई हसरत या ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी हो? सो कई लोग कहते हैं, आप उनसे पूछें कि ज़िंदगी फिर से रहनी हो तो कोई ऐसे वही करो, कहते नहीं हम ऐसे नहीं। हसरतें रह जाती हैं, बहुत सारी रह जाती हैं। बगैर हसरतों के भी फिर ज़िंदगी कौन सी हुई? कोई पछतावा ज़िंदगी का? सो बहुत से पछतावे हैं कि ऐसे नहीं है, पर जब आप देखें फिर आदमी को देखना चाहिए। अब मेरी एज 76 होने को है। कितने साथी थे जो थे लेकिन ज़िंदगी से जा चुके हैं, तो आदमी को फिर उस पर कनात करनी चाहिए। यार है, सुबह जागते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, खाना बगैर गोली के खा लेते हैं, नींद बगैर गोली के आ जाती है, तो फिर भट्टी साहब और फिर आप 2 वक्त के खाने की रोटी के लिए हाथ आगे नहीं फैलाना पड़ता, तो और बताएं फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा? देखिए, राह उल्फत ही होती है जो आपको सबसे खुशगवार लम्हात देती है। कई दफ़ा ये होता है कि राह उल्फत के पैमाने जो होते हैं उस पे आप पूरा नहीं उतर पाते, वो भी एक पछतावा रहता है। लेकिन खुशी के मौके तो ऐसे होते हैं। सबसे तकलीफ़ दे दिन कौन सा था? एक तो जब ये मेरे बेटे वाला वाक़या हुआ, जब मैंने वो सुना, वो तकलीफ़ वाला था। बाकी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे कोई ऐसे नहीं याद आता कि मैं उस दिन कुचल गया था या फना हो गया था, या ऐसे मुझे कोई याद। फैसले करते वक्त दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं? समझता हूँ कि फ़ैसले दिमाग कर रहा है, लेकिन फ़ैसले दिल से आते हैं। इंट्यूटिव डिसीशंस होते हैं, उसे बाद में आप रैशनलाइज करते हैं, लेकिन जो एक जजमेंट होती है, जजमेंट के मामले में मैं कोई इतना मजबूत नहीं हूँ, और ज़िंदगी में बहुत ही गलत फ़ैसले लिए, और इम्पल्सिव डिसीशंस। इम्पल्सिवनेस टेम्परामेंट का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें अगर? तगय्युर वाला शख्स, बस यही मैं कह सकता हूँ, उसका कोई एक लफ्ज़ है नहीं। मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में से किसको पहले प्राइम मिनिस्टर बनता देखते हैं? मैं नहीं कह सकता। एक तो ये है कि जैसे पहले आपने पूछा था, शहबाज शरीफ कहीं जा नहीं रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि जो साहिबे इक़्तिदार हैं वो खामखा इस जंक्चर पे खामखा बोट को रॉक करें, किश्ती को ऐसे हिलाएं। कुछ मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल वो तो ये कोई जाने वाले तो नहीं है। ये तो मरियम नवाज़ और बिलावल हाउस को इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो गुजारनी पड़ेंगी। खान साहब, क्या आपको दोबारा कभी वज़ीर आज़म बनते दिखाई देते हैं? सर आई कैन नॉट से, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सपोर्ट उनकी बरकरार है। लेकिन आपने उनकी जो कशिश है, जिसे इंग्लिश में कैरिज़मा कहते हैं, या तो उसके मुकाबले में कोई चीज़ लाया, पर यह भी एक बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। ज़िया-उल हक में कैरिज़मा नहीं था, पर उन्होंने पाकिस्तानी माशरे को तब्दील करके रख दिया था। 11.5 साल जो थे उसमें बहुत कुछ तब्दील हो गया था। पीपल्स पंजाब की ताकतवर तरीन पॉलिटिकल फोर्स पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी को मिटा दिया उन्होंने। आज लाहौर में कोई नामो निशान नहीं। तो कोई सोच सकता था कि वो 11.5 साल रहेंगे या ये होगा, और इनको ले आए
ये शरीफ बरादरान को, और इनको तब बोलना नहीं आता था, ये तो शुजात या प्रेजले आपको बताएंगे, इनको पब्लिक 20 आदमियों 50 आदमियों से मुखातब नहीं हो, फिर कैसे मुकर्रर ये बन गए। तो आइंदा क्या होगा, मुस्तकबिल की कड़ी कौन, ये कितने देर रहते हैं, क्योंकि इस पे बहुत डिपेंड करता है। पीटीआई की जो स्ट्रीट फोर्स थी वो अब हमें नज़र नहीं आती है, क्या वजह? क्रैकडाउन बहुत सख्त हुआ था और जो तरीके इस्तेमाल किए गए इससे वो क्रैकडाउन बहुत सख्त था, क्रश हो गए। वो तो जब आप ज़मान पार्क में बैठे हैं और कह रहे हैं कि जुमे को आ जाएं, तो लिबर्टी चौक में भी रौनक हो गई, कहीं और भी हो गई, लेकिन फिर हालात बदल गए और अब जो है वो ऐसे है कि अब कोई ऐसे रिस्क नहीं लेता। लेकिन सिर्फ ये बात है, हमें फ्रंटियर पे नज़र रखनी चाहिए, वहाँ का सिचुएशन ख़राब है। देखिए ना, ये चाहते नहीं थे कि KPK का चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी बने, लेकिन वो बन गया ना जी। ज़बरदस्ती अगर कौमी इलेक्शन में हो सकती थी तो वहाँ भी हो सकती थी। सुहेल आफरीदी की बाजुओं की ताकत तो नहीं थी कि वो ज़बरदस्ती चीफ मिनिस्टर, पर वहाँ पे कबूल करना पड़ा। क्यों कबूल करना पड़ा? क्योंकि वहाँ की सिचुएशन और थी। जिस खान साहब को आप जानते हैं, क्या उन्होंने इस जेल के दौरान कुछ सबक हासिल किया होगा, सीखा होगा? तो देखिए, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मुझे इतना पता है और ये मुसद्दका बात है कि मुतालिया उन्होंने बहुत किया है। किताबें उनके पास कोई 300, 350, 400 वहाँ पे मौजूद हैं और वो पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और वर्जिश करते हैं। वालिद साहब कहा करते थे कि ये जो आदमी कोई अकेलापन रहे और ये रहे, या तो वो शैतान बन जाता है या वो फिर औलिया बन जाता है। तो जो सिर्फ मुतालिया करे और वर्जिश करे और इबादत करे, वो भी फिर आप देख लें कि कुछ तो कुंदन जो है, कुंदन वो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ठीक है।